नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। ये क्या हुआ? नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने नाराज हुई दीदी। मोदी के मंच पर ममता बनर्जी नाराज हुई। दरअसल दीदी जा रही थी भाषण देने माइक पर, लेकिन कुर्सी से खड़े होते ही शुरू हुई नारेबाजी और सभा स्थल पर लगे जय श्री राम के नारे। नारेबाजी से नाराज ममता बनर्जी ने बयान दिया और कहा कि बुलाकर बेइज्जत करना ठीक नहीं है। मेहमान को निमंत्रण देकर अपमानित करना शोभा नहीं देता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर समारोह आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी इसमें मौजूदगी थी, लेकिन नेताजी की जयंती पर ये कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने दीदी नाराज हुई है। मोदी के मंच पर ममता बनर्जी नाराज हुई। दरअसल दीदी भाषण देने के लिए माइक पर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से खड़ी हुई नारेबाजी शुरू हो गई और सभा स्थल पर जय श्री राम के नारे लगे, जिससे नाराज हुई ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव में भाजपा ने लागू किया त्रिपुरा मॉडल। त्रिपुरा में संघ ने अपने हाथ में ली थी कमान और जमीनी स्तर तक मजबूत किया था पार्टी को। इसी प्रकार बंगाल में भी संघ जुटा है इन्हीं प्रयासों में। जैसे त्रिपुरा में संघ की प्रेरणा से निकलती थी प्रभात फेरी, ठीक वैसे ही बंगाल के गली मोहल्लों में पूजा अर्चना हो रही है। और अब तक ममता के 14 विधायक और 3 मंत्री शामिल हो चुके हैं भाजपा में। जानकार सूत्रों के हवाले से अहम खबर है, संभवतः दीदी के भाई कल्याण बनर्जी से भी भाजपा ने संपर्क किया है। अलबत्ता कल्याण बनर्जी बताए जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी से खासे नाराज, उनसे बीजेपी ने संपर्क किया है, ऐसी जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन बंगाल चुनाव में भाजपा ने त्रिपुरा मॉडल यहां लागू कर दिया है। त्रिपुरा में संघ ने अपने हाथ में पूरी कमान सौंप ले रखी है और जमीनी स्तर तक मजबूत किया था पार्टी को। और इसी प्रकार बंगाल में भी संघ इन्हीं प्रयासों में जुटा हुआ है। जैसे त्रिपुरा में संघ की प्रेरणा से प्रभात फेरी निकली थी, ठीक वैसे ही बंगाल की गली मोहल्लों में भी पूजा अर्चना की जा रही है। बंगाल में शहमाद की सियासत परवान पर है। शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ना। हालांकि बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि अधिकारी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे और ममता को मात देंगे। इधर ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा कर भाजपा को बड़ा मैसेज दिया है। वैसे नंदीग्राम में मुस्लिम वोट बिगाड़ सकते अधिकारी की जीत का जायका, लेकिन इस बार भवानीपुर सीट से ममता की राह आसान नहीं होगी। गैर बंगाली वोट यहाँ पर चुनौती होंगे। तो भवानीपुर सीट से राह आसान नजर नहीं आ रही है ममता बनर्जी की, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जरूर चाहते हैं भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ना। और इससे देखते हुए नजर आ रहा है कि बंगाल में शहमाद का खेल परवान पर है। त्रिवेंद्र में शशि थरूर का रहस्य उद्घाटन। प्रवासी राजधानी सम्मेलन में उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया। लोगों ने गहलोत को बताया था मारवाड़ का गांधी। जब आई थरूर के संबोधन की बारी तो शशि थरूर ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि राजनीति में आने के बाद जब मैंने पहली बार सोनिया गांधी से मुलाकात की थी तो सोनिया ने मुझसे कहा था कि देश में कोई गांधीवादी नेता है तो वो है गहलोत। और इसके बाद कहा गहलोत सिर्फ मारवाड़ के ही नहीं पूरे देश के गांधी है। तो ये रहस्य उद्घाटन संबोधन के दौरान शशि थरूर ने किया। तिरुवनंतपुरम में हम दौरे पर मुख्यमंत्री भी थे। कार्यक्रम को संबोधित करते उससे पहले जब थरूर पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि देश में कोई गांधीवादी नेता है तो वो अशोक गहलोत है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गहलोत सिर्फ मारवाड़ के ही नहीं बल्कि पूरे देश के गांधी है। इन दिनों उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा पिछले दिनों भूपेंद्र यादव की बिहार यात्रा के समय। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है भूपेंद्र यादव पिछले दिनों पटना नीतीश से मिलने गए थे, लेकिन 2 दिन तक नीतीश के यहाँ से उन्हें मिलने का समय नहीं मिला। और ऐसे में नाराज भूपेंद्र यादव ने 2 टूक कह दी। मीटिंग का दिन बताया जाए उन्हें ताकि उसी दिन कराएंगे अपनी टिकट। नाराजगी के बाद आया नीतीश के यहाँ से भूपेंद्र यादव को ब्रेकफास्ट पर बुलावा। और चलिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल से जयपुर पहुंच चुके हैं। केरल में अहम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अब जयपुर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 दिन के केरल दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आज वापस जयपुर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो केरल में आज कई अहम कार्यक्रमों में भी उन्होंने शिरकत की, कई बैठकों में शामिल हुए और अब जयपुर पहुंच चुके। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्टेट हैंगर से सीधे रवाना हो गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जयपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। 2 दिन का अहम दौरा था तिरुवनंतपुरम का, केरल का, और तिरुवनंतपुरम में कई अहम कार्यक्रमों में शामिल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब जयपुर पहुंच चुके हैं।
चलिए बढ़ते आगे। इन दिनों उखड़े उखड़े नजर आ रहे नीतीश कुमार। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा पिछले दिनों भूपेंद्र यादव की बिहार यात्रा के समय। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, भूपेंद्र यादव पिछले दिनों पटना नीतीश से मिलने गए थे, लेकिन 2 दिन तक नीतीश के यहाँ से नहीं मिला उन्हें मिलने का समय। ऐसे में नाराज भूपेंद्र यादव ने 2 टूक कह दी। मीटिंग का दिन बताया जाए उन्हें, ताकि उसी दिन वो अपनी टिकट कराएंगे। नाराजगी के बाद आए नीतीश के यहाँ से भूपेंद्र यादव को ब्रेकफास्ट पर बुलावा, लेकिन ब्रेकफास्ट में भी नाराज और उदास दिखे नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश की नाराजगी का मुख्य कारण है शाहनवाज हुसैन जैसे सीनियर लीडर को लाया जा रहा है बिहार विधान परिषद में, जबकि नीतीश और शाहनवाज हुसैन दोनों के बीच नहीं रहे कभी भी बेहतर रिश्ते। और वहीं सुशील मोदी की चाय पार्टी में शाहनवाज ने पत्रकारों को दिया अनौपचारिक बयान और कहा, सुशील मोदी जी दिल्ली देखेंगे और मैं अब पटना की राजनीति में दखल दूंगा। शाहनवाज के इस बयान के बाद और ज्यादा नाराज हो गए नीतीश कुमार। अलबत्ता बिहार की राजनीति में शाहनवाज के एंट्री की हर तरफ चर्चा है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी की भी यही वजह है। हालांकि भूपेंद्र यादव ने जब अपनी नाराजगी व्यक्त की तो उन्हें ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां पर भी कुछ नाराज उदास नजर आए नीतीश कुमार। देवदर्शन यात्रा की पहल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह पहल की है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, पहले वसुंधरा राजे शुरू करने वाली थी यात्रा। फरवरी में था यात्रा शुरू करने का प्लान, लेकिन राज्य की यात्रा से पहले पूनिया ने पहल कर दी। सालासर बालाजी दर्शन के साथ ही उन्होंने देवदर्शन यात्रा शुरू की है और अब पूनिया बना रहे त्रिपुरा सुंदरी दर्शन का भी कार्यक्रम। तो ये देवदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं, यात्रा की पहल कर चुके हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, पहले वसुंधरा राजे ने शुरू की थी देवदर्शन यात्रा, लेकिन फरवरी में था यात्रा शुरू करने का प्लान, लेकिन उससे पहले ही राज्य की यात्रा से पहले ही पूनिया ने पहल कर दी है। सालासर बालाजी दर्शन के साथ उन्होंने देवदर्शन यात्रा शुरू की। सस्पेंस नाम का साहब की मौजा ही मौजा। रोडवेज के एक डिपो मैनेजर की निलंबन काल में भी मौज है। जी हाँ, मेवात में रहते हुए निलंबित किए गए थे। निलंबन काल में साहब का मुख्यालय किया गया झीलों के शहर में। 6 बार से ज्यादा समय से साहब का निलंबन काल चल रहा है, लेकिन साहब ने 1 दर्जन बार भी रुख नहीं किया झीलों का। राजधानी के नजदीक एक जिले में निलंबन काट रहे हैं साहब। महीने में 1 बार जाकर आते हैं, एक साथ हाजिरी लगाते हैं। क्या सीएमडी राजेश्वर सिंह करवाएंगे हाजिरी रजिस्टर की जांच? ये एक अहम सवाल इसके बाद जरूर उठता है। रोडवेज के एक डिपो मैनेजर है जिनके निलंबन काल में भी मौज चल रही है। मेवात में रहते हुए निलंबित किए गए थे। निलंबन काल में साहब का मुख्यालय किया गया झीलों के शहर, लेकिन 6 माह से ज्यादा समय से साहब का निलंबन काल चल रहा है, लेकिन साहब ने 1 दर्जन बार भी रुख नहीं किया झीलों का। राजधानी के नजदीक एक जिले में निलंबन काट रहे हैं साहब, लेकिन महीने में 1 बार जाकर आते हैं और एक साथ हाजिरी लगा देते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी, भाजपा के साथ साथ संघ भी जुटा है पूरी तैयारियों में। इस संबंध में बरेली में आहूत हुई है संघ की बैठक। भाजपा के कई सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष यहां पर मौजूद रहे हैं। संघ की ओर से हर सांसद को 1 करोड़ रुपए चंदा एकत्रित करने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर ये मैसेज दिया गया। राम मंदिर की भव्यता के आड़े नहीं आएगी धन की कोई भी कमी। टाटा कंसल्टेंसी जल्द देगी प्रस्तावित मंदिर के डिजाइन को अंतिम रूप। बरेली में आहूत हुई है संघ की बैठक। भाजपा के कई सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और संघ की ओर से हर सांसद को 1 करोड़ रुपए चंदा एकत्रित करने का यहां पर लक्ष्य दिया गया है। बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर ये मैसेज भी दिया गया, राम मंदिर की भव्यता के आड़े नहीं आएगी धन की कोई कमी। क्या रश्मि ठाकरे की नाराजगी झेल रहे हैं अर्नब गोस्वामी? जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, आदित्य ठाकरे को आड़े हाथ लेना अर्नब को भारी पड़ा है। दरअसल पुत्र के खिलाफ चल रही खबरों से बेहद नाराज हो गई थी रश्मि ठाकरे और अब अपने पति उद्धव ठाकरे को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को कही 2 टूक, पहले अर्नब की गिरफ्तारी, बाद में होगी कोई बात। अब व्हाट्सएप के खुलासे के बाद भाजपा ने भी अब अर्नब से दूरी बना ली है। जिस तरह से व्हाट्सएप चैट सामने आया उसके बाद बीजेपी ने भी दूरी बना ली है, ये साफ नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे को आड़े हाथ लेना अर्नब को भारी पड़ा है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, दरअसल पुत्र के खिलाफ चल रही खबरों से बेहद नाराज हो गई थी रश्मि ठाकरे और अपने पति उद्धव ठाकरे को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को कही थी 2 टूक कि पहले अर्नब की गिरफ्तारी और बाद में होगी कोई बात। अब व्हाट्सएप के खुलासे के बाद भाजपा ने भी अर्नब से दूरी बना ली है। आइए, आपका इंतजार था। जी हाँ, कमिश्नरेट के एक गामा साहब स्वागत कर रहे हैं। दूसरे जिलों में बंद हुए स्पा पार्लर संचालकों को अपने इलाके में शरण दे रहे हैं। साउथ जिले में तैनात है ये
गामा साहब। दरअसल गामा साहब के दिन में है इन संचालकों के लिए विशेष प्रेम। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ जिला पुलिस ने जब इन स्पा पार्लर्स पर सख्ती की तो ये दयावान गामा साहब नहीं देख पाए। पार्लर संचालकों का दुख और गामा साहब ने दे दिया उनके इलाके में स्पा पार्लर खोलने का ऑफर। गामा साहब की दैशों ने जानकारी दी है और कहा कि करीब 20 से अधिक स्पा पार्लर हो रहे साहब के इलाके में संचालित। गामा साहब का रीडर करता है इन स्पा पार्लरों के विजिट। महीने की हर तयशुदा तारीख पर ये विजिट करता है जिससे कि नहीं हो पाए स्पा पार्लर के आड़ में कोई अनैतिक कार्य। लेकिन माथतों के दिमाग में रहता है एक ही सवाल, आखिर क्यों होती है रीडर साहब की विजिट तयशुदा तारीख पर? रीडर तो क्या खुद गामा साहब के पास भी नहीं है? इस सवाल का कोई भी जवाब। जोधपुर में बीमारी के बाद भी दहाड़ रहे लॉयन साहब बैक इंजरी के बावजूद रेगुलर आ रहे हैं ऑफिस। फील्ड के कार्यक्रमों में भी ये पूरा दायित्व निभा रहे हैं। नए नए प्रयोग को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं लॉयन साहब। और वहीं अपराध में भी लॉयन के खौफ के चलते आई है काफी कमी। प्रतिदिन चारों टाइगर से फीडबैक ले रहे हैं लॉयन। अलबत्ता साहब की सक्रियता से टाइगर भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बैक इंजरी के बावजूद भी ऑफिस इनका रेगुलर आना जारी है। फील्ड के कार्यक्रमों में भी ये पूरा दायित्व निभा रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। नए नए प्रयोग को लेकर भी अक्सर लॉयन साहब सुर्खियों में रहते हैं। कौन मेहरबान है इस अस्पताल समूह पर? जयपुर एयरपोर्ट पर चिकित्सा संचालन की अवधि समाप्त हो गई। एयरपोर्ट के अराइवल में एक बड़े समूह को स्पेस दिया हुआ है। वर्ष भर पहले जब सेवाएं शुरू की थी निजी समूह ने तो चिकित्सा सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। एयरपोर्ट पर हर समय चिकित्सक, एम्बुलेंस वाली सुविधाओं के दावे थे, लेकिन इन दिनों तो घंटों तक गायब हो जाता है चिकित्सा स्टाफ। फिर भी अस्पताल समूह से खाली नहीं कराया जा रहा है ये स्पेस। आखिर किसकी मिलीभगत से ये खेल चल रहा है? ये बेहद अहम सवाल है। जांच का विषय है कि आखिर किसकी मिलीभगत है, क्योंकि एयरपोर्ट के अराइवल में बड़े समूह को स्पेस तो दिया गया था। वर्ष भर पहले जब सेवाएं शुरू करनी थी तो निजी समूह ने बहुत सारे दावे किए। चिकित्सा सेवाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए। एयरपोर्ट पर हर समय चिकित्सक, एम्बुलेंस और अन्य सुविधाओं के दावे थे, लेकिन अब घंटों स्टाफ यहां से गायब रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई। एयरपोर्ट की कैंटीन कमाई के चक्कर में हो गई बंद। 1.5 साल पहले तक बढ़िया तरीके से ये स्टाफ कैंटीन चल रही थी। पार्किंग क्षेत्र में कैंटीन से कर्मचारियों के लिए सुविधा थी, साथ ही यात्रियों को भी मिल जाता था हल्का नाश्ता व चाय कॉफी भी। लेकिन एयरपोर्ट के बड़े साहब को एक सयाने अफसर ने सलाह दे दी। कोर्ट के बाहर बेसमेंट में कैंटीन कम रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी और किराया एक साथ हजारों से बढ़ाकर लाखों में कर दिया। जोश जोश में पुराने वेंडर ने यूं तो खोल दी कैंटीन, लेकिन किराया भी नहीं निकलते दिखा तो खड़े करने लगे हाथ। और इस बीच लॉकडाउन लगा तो वेंडर को सुनहरा मौका लग गया और लॉकडाउन के बाद 8 महीने से ये कैंटीन नहीं खोली गई और अब चाय पीने भी 1 किलोमीटर दूर चलकर कर्मचारियों को जाना होता है। और कोसते हैं उन साहब को जिनकी रेवेन्यू की दूरदृष्टि से ये कैंटीन बंद हुई। कमाई के चक्कर में ये कैंटीन बंद हुई है। लॉकडाउन के बाद 8 महीने से ये कैंटीन नहीं खुली थी और अब चाय पीने के लिए भी जो कर्मचारी है उन्हें 1 किलोमीटर से भी दूर चलकर जाना पड़ता है। और ऐसे में अब उन साहब को जरूर ये लोग कोसते जिनकी रेवेन्यू की दूरदृष्टि से ये कैंटीन बंद हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। किसान आंदोलन में संघ की एंट्री, संघ का प्रेशर, जल्द निकाला जाए किसान आंदोलन का हल। एक साक्षात्कार में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये मैसेज दिया है। इंटरव्यू के अगले ही दिन सरकार ने संघ के संदेश का जवाब दिया। सरकार ने कहा इन कृषि बिलों को 1.5 साल के लिए होल्ड करने को तैयार है और सरकार की ओर से किसानों को एक और दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। इधर हैरानी की बात यह है कि सरकार से किसी बात को लेकर ये रास्ता पहली बार अपनाया है। इससे पहले संघ नागपुर या टेलीफोन से ही सरकार को अपना संदेश देती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह का रास्ता अपनाया गया हो। तो संघ का भी प्रेशर है, जल्द निकाला जाए किसान आंदोलन का हल, जो अब तक नहीं निकल पाया है। एक साक्षात्कार में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये मैसेज दिया। कल भाजपा के नए कोर ग्रुप की पहली अहम बैठक है। कई प्रमुख मुद्दों पर हो सकती है चर्चा और मंत्रणा। इस बैठक में आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर मंथन भी हो सकता है बैठक में और अब तक के पंचायत व निकाय चुनावों की परफॉर्मेंस पर यहां चर्चा होगी। संपूर्ण संगठन संरचना को लेकर भी चर्चा संभव है। 90 नगर निकायों को लेकर यहां बातचीत भी होगी। विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की भी यहां पर रणनीति बनेगी। तो अहम बैठक है, इस लिहाज से भी 90 नगर निकायों को लेकर भी बातचीत यहां पर होगी, क्योंकि 28 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। संपूर्ण संगठन संरचना को लेकर भी चर्चा इस बैठक में संभव है।
मध्य प्रदेश में सियासी नियुक्तियों से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है। अजय माकन ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब टलता जा रहा है ये मामला। अगर जल्द नहीं हुआ फैसला तो संभवतः अप्रैल तक ये मामला टलेगा। 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा बजट सत्र। उसके बाद उपचुनाव में व्यस्त होगी सरकार और पार्टी, और ऐसे में बीच में राजनीतिक नियुक्तियों का जोखिम संभव नहीं है। वैसे भी राजस्थान में अब हर फैसला गहलोत ही लेंगे। कल सीडब्ल्यूसी में गहलोत के तेवर से बिल्कुल ये साफ हो गया है। हालांकि सचिन पायलट ने भी पूरा जोर लगा रखा है नियुक्ति और मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए। दिल्ली तक जोर लगाया हुआ है सचिन पायलट ने भी, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें चलनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। लेकिन जो डेडलाइन 31 जनवरी तक की दी थी अजय माकन ने, वो अब टलता हुआ नजर आ रहा है ये मामला, क्योंकि जल्द नहीं हुआ फैसला तो संभवतः अप्रैल तक ये मामला टलेगा। यानी नियुक्तियां जो होनी है, मंत्रिमंडल फेरबदल होना है, वो अप्रैल में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि 10 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उसके बाद उपचुनाव में भी सरकार व्यस्त होगी, पार्टी व्यस्त होगी, तो इस बीच जोखिम नजर आएगा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद अप्रैल तक ऐसे में ये टलेगा। फैसल पटेल की सादगी और सरलता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कायल हुए हैं। डोटासरा के पास अचानक फैसल का फोन आया था। फैसल ने पीसीसी चीफ से मिलने का आग्रह किया। मरहूम अहमद पटेल के पुत्र पहुंचे डोटासरा आवास पर। डोटासरा ने इससे पहले ऐसी मुलाकात फैसल से नहीं की थी। मुलाकात के बाद डोटासरा के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, नेता पुत्र हो तो ऐसा। तो फैसल पटेल की सादगी और सरलता आज देखने को मिली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसके कायल हुए। डोटासरा के पास अचानक ही फैसल का फोन आया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। मिलने का उन्होंने आग्रह किया। मरहूम अहमद पटेल के पुत्र है फैसल, जो डोटासरा के आवास पर पहुंचे, डोटासरा से मुलाकात की। इसके बाद डोटासरा के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा कि नेता पुत्र हो तो ऐसा। कासे कहूं मैं पी, एक एसीएस स्तर के अधिकारी की एक टीस है। सीएस से जूनियर होने पर भी सचिवालय से बाहर होने की ये टीस इनकी है। हालांकि अन्य सेवा से आईएएस की स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल थे, लेकिन राजधानी से दूर अजमेर में रहने की इनकी टीस है। तबादले में जयपुर आने की इनकी आस रहती है, लेकिन हर बार हाथ लगती है सिर्फ मायूसी। साहब के रिटायरमेंट में भी काफी समय है, और ऐसे में जयपुर आकर सुकून में रहना चाहते हैं ये साहब, और ये अभी तक तो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। एक एसीएस स्तर के अधिकारी की टीस है। सीएस से जूनियर होने पर भी सचिवालय से बाहर होने की इनकी टीस है। हालांकि अन्य सेवा से आईएएस की स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल थे, लेकिन राजधानी से दूर अजमेर में रहने की इनकी टीस है। तबादले में जयपुर आने की भी इनकी आस रहती है, लेकिन हर बार हाथ सिर्फ मायूसी ही लगती है। साहब के रिटायरमेंट में भी काफी समय है, और ऐसे में जयपुर आकर सुकून से रहना चाहते हैं ये साहब। पूर्वी दरवाजे पर एक साहब ने अंगद का पांव जमा लिया है। मध्य प्रदेश सीमा से लगते जिले में साहब ने ये पांव जमाए हुए हैं। इन साहब को लेकर पिछले बड़े साहब रहते थे बेहद सख्त। सागरपाड़ा चेक पोस्ट का उदाहरण दे, अक्सर कहते थे साहब कि कुछ सरकार की जेबी भी भरा करो, अपनी जेबी ही भरते हो। लेकिन बड़े साहब पिछली फरवरी में यातायात छोड़ चले गए पानी में, और इन साहब का नहीं हिला अंगद का पांव। मौजूदा बड़े साहब भी रेवेन्यू पर कई बार डांट चुके, लेकिन बड़े साहब के शीतल स्वभाव के चलते साहब निश्चिंत हैं। 3 माह बाद जिले के ये साहब 3 साल पूरे कर लेंगे, तो अंगद का पांव हिलाना अब तक तो मुश्किल है। मौजूदा बड़े साहब भी रेवेन्यू पर कई बार इसे लेकर डांट भी खा चुके हैं, लेकिन बड़े साहब के शीतल स्वभाव के चलते साहब भी निश्चिंत रहते हैं। नीति नहीं बढ़ने दे रही राजनीति की ओर। साहब छोड़ गए वो गलियां, लेकिन बुला लेते हैं बार बार। बात यातायात महकमे के एक सीनियर अफसर की है। राजनीति की संभावनाओं पर साहब ने संन्यास लिया है। अगले 3 साल जन सामान्य से मिलकर वो वोट बैंक बढ़ाएंगे। लेकिन जब संन्यास लिया तब साहब पर थी एक बड़ी जिम्मेदारी। बिजली के वाहनों की नीति बनाने की थी इन पर बड़ी जिम्मेदारी। अब संन्यास के बाद भी नीति के पेज पर बड़े साहब बुला लेते हैं ऑफिस, और साहब भी लिहाज में नहीं कह पाते हैं ना। साहब चाहते हैं नीति जल्द आए तो वे चढ़े अपनी राजनीति की सीढ़ियां। तो ये उम्मीद जरूर है, और इंतजार भी इसे लेकर साहब कर रहे हैं। एक अकड़ साहब के तबादले से दबी दबी खुशी। जयपुर एयरपोर्ट पर 2 साल पहले आए थे ये साहब। सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के नाम पर डराते थे। एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ के एंट्री पास भी रोक दिए थे इन साहब ने। बड़ी मशक्कत के बाद एयरपोर्ट के बड़े साहब ने राजी किया था। पिछले दिनों तो अस्थायी प्रवेश पास का अधिकार भी उनसे ले लिया। टर्मिनल 2 के बजाय टर्मिनल 1 के काटने पड़े कार्मिकों को चक्कर। अब आई साहब की यहाँ से राजधानी तबादले की खबर। एयरलाइंस ही नहीं, अथॉरिटी के कार्मिकों ने भी राहत की सांस ली है। दबे छुपे कर्मचारी आपस में खुशी जरूर जता रहे हैं, सामने आकर नहीं, लेकिन खुशी जरूर जता रहे हैं ये सभी। पिछले दिनों तो अस्थायी प्रवेश पास का अधिकार भी इनसे ले लिया गया था।
जयपुर नगर निगम के भरोसे जयपुर पुलिस। 1.5 वर्ष से जयपुर पुलिस के पास एम्बुलेंस जिप्सी नहीं है। दरअसल पहले जयपुर पुलिस के पास थी 2 एम्बुलेंस जिप्सी। लावारिस शव की सूचना पर कंट्रोल रूम भेजता था एम्बुलेंस जिप्सी। हत्या और अन्य मामलों में भी पुलिस के एम्बुलेंस जिप्सी ही लाती थी शव। मौके पर पहुंचकर शव इसी जिप्सी में लाया जाता था मोर्चरी में। लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से जयपुर पुलिस के पास एक भी एम्बुलेंस नहीं है और ऐसे में अब लेना पड़ता है नगर निगम और समाज सेवी संस्थाओं का सहारा। पहले जयपुर पुलिस के पास 2 एम्बुलेंस जिप्सी थी, लेकिन 1.5 वर्ष से जयपुर पुलिस के पास एक भी एम्बुलेंस जिप्सी नहीं है। लावारिस शव की सूचना पर कंट्रोल रूम भेजता था एम्बुलेंस जिप्सी। हत्या और अन्य मामलों में भी पुलिस के एम्बुलेंस जिप्सी ही शव लेकर आती थी। मौके पर पहुंचकर शव इसी जिप्सी पर लाया जाता था मोर्चरी में। लेकिन पिछले 1.5 साल से जयपुर पुलिस के पास एक भी एम्बुलेंस नहीं और ऐसे में अब लेना पड़ता है नगर निगम या फिर समाज सेवी संस्थाओं का सहारा। अब राजस्थान में 167 से बढ़ाकर के 330 वैक्सीनेशन सेंटर। सीएम के निर्देश के बाद चिकित्सा विभाग की एक कवायद है। अभी पूरे राजस्थान में 167 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसे अब बढ़ाकर चिकित्सा विभाग ने 330 कर दिया। जयपुर में अब 21 जगह की जगह 39 सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि पहले 21 थी। और इसी तरह अगर जोधपुर की बात करें, वहां पर 18, उदयपुर अलवर में 17, अजमेर में 14, कोटा भीलवाड़ा में 12 सेंटर है, नागौर में 11 होंगे, पाली बीकानेर में 10 सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा। और इसके अलावा शेष जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या 10 से कम कर दी गई है। यानी कि इसके अलावा जो जिले उसमें जो वैक्सीनेशन सेंटर होंगे वो 10 से कम होंगे, लेकिन बाकी जगह सेंटर्स को बढ़ाया गया है। और इसी से समझा जा सकता है कि राजस्थान में जो पहले सेंटर्स 167 थे वो अब बढ़कर 330 वैक्सीनेशन सेंटर हो गए हैं। सीएम के निर्देश के बाद ही चिकित्सा विभाग ने कवायद की और अभी पूरे राजस्थान में 167 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसे अब बढ़ाकर चिकित्सा विभाग ने 330 कर दिया है। जयपुर में अब 21 की जगह 39 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी तरह अगर जोधपुर की बात करें, वहां पर 18 सेंटर होंगे, उदयपुर अलवर में 17 सेंटर्स हैं, अजमेर में 14 होंगे, कोटा भीलवाड़ा में से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, नागौर में वहीं 11 सेंटर्स होंगे, पाली बीकानेर में 10 सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा। और इसके अलावा जो शेष जिले हैं, यानी इनके अलावा जो जिले रह गए हैं, उनमें 10 से कम ही वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या अब रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश में 167 से अब 330 वैक्सीनेशन सेंटर हो जाएंगे। कोरोना फतेह की ओर राजस्थान, जहां देश के 26 कोरोना फ्री जिलों में अकेले राजस्थान के 11 जिले हैं। इन जिलों में अब एक भी कोरोना रोगी अस्पताल में भर्ती नहीं है। 11 जिलों ने करीब 200 दिनों में ये जंग जीती है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में कमबैक करते हुए धूल चटाई थी। पहले मैच में 36 रन पर ऑल आउट होने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही थी और इसी तरह राजस्थान भी हिम्मत के साथ लड़ रहा है। लगातार डटा हुआ है राजस्थान भी। इन आंकड़ों पर अगर नजर आए तो, क्योंकि दौसा, बूंदी, चूरू, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, धौलपुर और भरतपुर में एक भी कोरोना मरीज अस्पताल में नहीं है। और इसके साथ ही प्रदेश के और 12 जिले भी कोरोना फ्री के करीब है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से जल्द कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं हम, और ये जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जीत एक कर जिलों में नजर आ रही। 11 जिले करीब 200 दिनों में ये जंग जीती है प्रदेश के 11 जिले। और चलिए इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।